दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हो कोई इंसान 27 साल तक एक ऐसे खौफनाक राज को अपने सीने में दबा कर रखा। किसी भी पत्थर दिल इंसान की रूह कांप जाएगी। एक ऐसा राज जो शुरू हुआ था 1997 में और खत्म हुआ 2024 में डंकिन डोनट्स की एक पार्किंग लॉट में। वीडियो में दिख रही इस 52 साल की महिला को देखिए। इस महिला का नाम है केरी मजूका। पहली नजर में ये आपको एक साधारण सी माँ लगेगी, एक अच्छी पड़ोसी लगेगी या ऑफिस जाने वाली एक साधारण महिला लगेगी, लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपा हुआ एक बेबी किलर का सच, एक ऐसा सच जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को 27 साल लग गए और इस केस को सुलझाने के लिए उनको मदद लेनी पड़ी मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ये कहानी शुरू होती है 7 सितंबर 1997 को न्यूयॉर्क के अल्बानी शहर वॉशिंगटन पार्क के सफाई कर्मचारी वो हर रोज की तरह अपना सफाई का काम शुरू कर रहे थे और तभी उस कर्मचारी की नजर पड़ती झाड़ी के पास पड़े जले हुए नीले कपड़े पर। उन्हें लगता है शायद किसी ने कचरा जलाया है, लेकिन जब सफाई कर्मचारियों ने उनको पास जाकर देखा, सफाई कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वहाँ पर पड़ा हुआ था एक नवजात बच्चा, मासूम बेगुनाह, जिसे सिर्फ मारा नहीं गया था बल्कि उस बच्चे को जलाने की कोशिश भी की गई थी। बाद में पुलिस को पता चलता है, पुलिस आती है, पूरा शहर सदमे में डूब जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं पूरे शहर में कोई भी बच्चा गायब नहीं था, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये बच्चा कौन था और ये कहां से आया, किसने इस मासूम के साथ इतनी हैवानियत की, इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। और बाद में इस गुमनाम बच्चे को शहर के लोगों ने नाम दिया और इस केस को सालों बीत गए, जांच की फाइलों पर धूल पड़ने लगी। पुलिस के पास सिर्फ एक चीज थी, इस मासूम बच्चे का डीएनए। लेकिन 90 के दशक में टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी कि डीएनए से किसी का पता लगाया जा सके और कैसे ये एक कोल्ड केस बन गया, यानी एक ऐसी पहेली शायद जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, कानून के हाथ भले ही लंबे हो, लेकिन साइंस के हाथ उससे भी ज्यादा गहरे होते हैं। 2022 में पुलिस ने एक ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसने इस केस को पूरी तरह पलट कर रख दिया और जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जेनेटिक जेनोलॉजी। पुलिस ने दबे पांव केरी मजूका के परिवार के डीएनए का मिलान उन डेटाबेस से करना शुरू किया जहां लोग अपनी वंशावली ढूंढते हैं। जैसे जैसे इस केस की कड़ियां जुड़ी और शक की सुई एक औरत पर आकर टिक गई। सितंबर 2024 की सुबह जब केरी मजूका अपनी गाड़ी में बैठकर कॉफी पीने निकलती है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके 27 साल पुराने गुनाह की परछाई उसके पीछे खड़ी हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जहां एक माँ ने कैमरे के सामने वो सब कुछ कबूला जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। चलिए इस पूरे केस को गहराई से समझते हैं। अब आपके मन में सिर्फ एक सवाल होगा, पुलिस को कैसे पता चला, और वो भी 27 साल बाद, कि वो कातिल केरी मजूका है और ना ही उसका कोई चश्मदीद गवाह था और ना ही उस वक्त कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। दोस्तों, इस पूरे केस को समझने के लिए यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स की रातों की नींद उड़ा दी, इन्वेस्टिगेटिव जेनेटिक जेनोलॉजी। अगर हम इन सब चीजों को आसान भाषा में समझें तो हम सबके शरीर में एक यूनिक जेनेटिक कोड होता है और जिसे हम डीएनए कहते हैं। 1997 में पुलिस ने उस बच्चे के शरीर में से डीएनए निकाल लिया था, लेकिन पुलिस वालों के पास उस डीएनए को मैच करने के लिए कोई आपराधी का रिकॉर्ड नहीं था। फिर कुछ सालों बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, लोग अपनी वंशावलियां जानने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना डीएनए सैंपल डालते हैं और पुलिस ने ठीक इसी चीज का फायदा उठाया। अल्बानी पुलिस ने इस कोल्ड केस को फिर 2022 में दोबारा खोला। अल्बानी पुलिस ने इस कोल्ड केस को 2022 में फिर खोला। उन्होंने इस बच्चे के डीएनए को पब्लिक डेटाबेस से मैच किया और इस डेटाबेस से उन्हें पता चल गया ये डीएनए किसी मंजूका परिवार के रिश्तेदारों से मिलता है। अब पुलिस के शक का गहरा छोटा हो गया और अब पुलिस ने चुपके से केरी मंजूका के घर की निगरानी शुरू की। और यहाँ पर आता है एक सबसे गंदा लेकिन सबसे जरूरी काम, द ट्रेसफुल। 2022 की रात पुलिस ऑफिसर केरी मजूका के घर के बाहर डस्टबिन में केरी मजूका के द्वारा फेंकी हुई चीजों को उठाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि इन चीजों को उन्होंने क्यों उठाया, क्योंकि अगर आपने कोई सोडा कैन पी है या फिर कोई टिश्यू इस्तेमाल किया है
तो उन चीजों पर आपका डीएनए रह जाता है। और पुलिस ने जो कचरा उठाया था उसका डीएनए और 1997 के उस मासूम बच्चे का डीएनए, दोनों डीएनए को लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। और जो इनका रिजल्ट आया उसने सबको चौंका दिया। इन दोनों डीएनए टेस्ट का मैच हो जाता है। ये बच्चा बायोलॉजिकल तौर पर केरी मजुका का ही, लेकिन पुलिस को अभी एक और पहेली सुलझानी। क्या केरी मजुका ने उस बच्चे को किसी मजबूरी में छोड़ा या फिर एक सोची समझी हत्या? इन सब चीजों को जानने के लिए ऑफिसरों ने एक बहुत ही चालाकी भरा जाल बिछाया, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। पुलिस ने केरी मजुका को सीधे जाकर गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने उसे एक गवाह की तरह बुलाया ताकि केरी मजुका अपनी बातों में ही फंस सके। अब देखते हैं उस कमरे की बातचीत को जहां केरी मजुका ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोलने की कोशिश। दोस्तों, पुलिस स्टेशन का इंट्रोगेशन रूम कोई साधारण कमरा नहीं होता। ये रूम इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इस रूम में अपराधियों को घुटन महसूस होती है। लेकिन केरी मजुका के केस में पुलिस ने एक अलग रणनीति अपनाई, द सॉफ्ट अप्रोच। उन्होंने केरी मजुका को ऐसा महसूस करवाया कि वो कोई मुजरिम नहीं है बल्कि एक मददगार है जो एक पुरानी मिस्ट्री को सुलझाने में उनकी मदद कर रही है। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा पुलिस ऑफिसर उनसे कैसी शांति से बात कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है हमारे पास एक छोटा सा रहस्य है। वो पुलिस ऑफिसर केरी मजुका से कहता है हमें लगता है इसमें आपके परिवार का कोई सदस्य शामिल हो सकता है। यहाँ पर पुलिस प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर रही है। वो केरी मजुका को मौका दे रही है कि वो शायद खुद ही सच बोल, लेकिन केरी मजुका वो एक के बाद एक सफेद झूठ बोलती जा रही थी। जब पुलिस ऑफिसर केरी मजुका से पूछता क्या आपके परिवार में कभी कोई प्रेग्नेंट हुआ था और फिर बच्चा गायब हो गया, और इसमें केरी मजुका का जवाब क्या मिला, नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर सब हिसाब किताब में है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, केरी मजुका को अभी तक पता नहीं था पुलिस के पास उसका डीएनए पहले से ही मौजूद है, और केरी मजुका समझ रही थी कि वो पुलिस को बेवकूफ बना रही है। केरी मजुका को जुर्म कबूल कराने के लिए पुलिस ऑफिसर उसे एग्जिट रूट भी देता है। पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या आपको कभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ है, और यही पुलिस की एक सबसे बड़ी चाल थी। वो अपराधी को बहाना देते हैं हाँ कि मैंने ये जुर्म डिप्रेशन में किया था ताकि वो जुर्म कबूल कर ले। लेकिन केरी मजुका यहाँ भी इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसने कहा नहीं मैं तो शहर भर की नैनी थी, यानी मुझे तो बहुत बच्चे पसंद है, मुझे बच्चों से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस का पूरा खेल तब पलटता है जब ऑफिसर उसे बेबी मोसेस की मौत की पूरी असलियत बताता है। वो उसे बताता है उसे सिर्फ छोड़ा नहीं गया था बल्कि उसे जिंदा जलाया गया था। और यहाँ पर इन सभी बातों को सुनकर केरी मजुका का चेहरा पूरी तरह उतर गया, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है डेट्स ग्रोस, आई एम गोना थ्रो अप। और यही वो पल था जहाँ पर पुलिस ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। उन्होंने उनसे कहा भगवान उस पर रहम करे जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि डीएनए कभी झूठ नहीं बोलता। अब केरी मजुका के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो आखिरी दम तक झूठ बोले और पत्थर दिल कातिल कहलाए, या फिर वो सच बोलकर थोड़ी हमदर्दी बटोरने की कोशिश करे। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पुलिस ऑफिसर केरी मजुका से सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछता है अगर आज आपका डीएनए ये साबित कर दे कि बच्चे की मां आप हो और आपने झूठ बोला कि आप प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी कि आप एक क्रूर कातिल हो। और केरी मजुका इन सब चीजों को संभाल नहीं सकी। 27 साल बाद केरी मजुका ने वो 3 शब्द कहे जिसने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया, आई डिड इट। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असली कहानी अब शुरू होती है जब वो पुलिस को सारी चीजें बताती है। वो बताती है उस रात अलबानी के उस अपार्टमेंट में बाथटब में क्या हुआ। जैसे जैसे ऑफिसर उससे सवाल पूछता गया, सबसे पहले केरी मजुका ने कहा कि बच्चा बाथटब में डूब गया था। फिर वो कहती है कि बच्चे को उसने किसी अजनबी को दे दिया था। लेकिन जब केरी मजुका पर पुलिस ने दबाव डाला, पुलिस उसे बताती है कि बच्चे के कपड़ों में पानी नहीं था और ना ही वो बच्चा दम घुटने से मरा। और तब केरी मजुका ने उसकी जिंदगी का सबसे घिनौना सच कबूला। केरी मजुका बताती है कि उसने अपने नवजात बच्चे के मुंह और नाक पर 10 मिनट तक हाथ रखा, तब तक हाथ नहीं उठाया जब तक उस मासूम बच्चे की सांसें रुक गई हो।
उसने बच्चे की लाश को बॉल मार के प्लास्टिक बैग में डाला। उसने उस लाश को गाड़ी की पिछली सीट पर ऐसे रखा जैसे बाजार से खरीदा हुआ कोई सामान। लेकिन जो बच्चे पर वो आग लगाई गई थी उसके बारे में कैरी मजूका बताती है वो उस बच्चे को आग नहीं लगाना चाहती, सिर्फ वो तौलिए को जलाकर अपने फिंगरप्रिंट मिटाना चाहती थी जिसमें बच्चा लिपटा हुआ। तो क्या आप इस बात पर यकीन करोगे, एक माँ जिसने अभी अभी अपने बच्चे का दम घोटा हो और उसने सबूत मिटाने के चक्कर में उसे आग के हवाले कर दिया। कैरी मजूका ने बड़े ही ठंडे दिमाग से बताया उसने बच्चे को पार्क की झाड़ियों में फेंका और आग लगाई और चुपचाप वापस आकर अपनी जिंदगी जीने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने शादी की और फिर 2 बच्चे पैदा किए और फिर उसने उन बच्चों को पाला पोसा, जबकि उसी शहर के दूसरे कोने में उसका गुमनाम बच्चा दफन था। कैरी मजूका का कबूलनामा सुनने के बाद पुलिस के सामने एक बहुत ही बड़ा कानूनी धर्म संकट खड़ा हो गया। पूरे केस को 27 साल बीत चुके थे। कैरी मजूका की उम्र 25 साल की नहीं थी, बल्कि वो एक 52 साल की महिला हो चुकी थी जिसका कोई भी पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। कैरी मजूका ने पुलिस से पूछा, क्या मुझे गिरफ्तार किया जाएगा? पर एक बात समझिए, कई अपराधों की एक समय सीमा होती है जिसके बाद आप केस दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन मर्डर के मामले में ऐसी कोई भी सीमा नहीं होती है। सितंबर 2024 में कैरी मजूका पर 2nd डिग्री मर्डर चार्ज लगाया गया, लेकिन क्या सिर्फ जेल में डाल देना न्याय है? हमें यहाँ पर 2 पहलुओं पर सोचना होगा। पहला, एक मासूम की जान गई है, उसे तड़पाकर मारा गया और कचरे की तरह डाल दिया गया, इसके लिए कोई भी माफी नहीं है। और दूसरा पहलू सिर्फ कैरी मजूका के वकील दे सकते हैं। कैरी मजूका पोस्टमार्टम साइकोसिस से जूझ रही थी। क्या समाज का डर इतना था? खौफनाक कदम उठाया। दोस्तों, इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती। आज दुनिया के कई देशों में और भारत में भी पालना और योजना जैसे कानून हैं। अगर कोई माँ अपने बच्चे को पालने में असक्षम है तो वो उसे बिना अपनी पहचान बताए अस्पताल या पुलिस स्टेशन में उसे छोड़ सकती है। अगर 1997 में कैरी मजूका को इन सब चीजों के बारे में पता होता तो शायद आज बेबी मोसेस जिंदा होती। 27 साल तक अल्बानी के उस लोगों ने उस अनजान बच्चे को अपना मान हर साल उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए और आज उस बच्चे को एक नाम मिल गया, उस बच्चे को उसकी पहचान मिल गई और कातिल सलाखों के पीछे है। लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती, सच चाहे कितनी भी गहरी कब्र में दफन कर दिया जाए तो एक दिन बाहर जरूर आता है।